हेलो एंड वेलकम टू प्रीति पीसीएस। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि यूपीएससी की प्रिपरेशन कैसे करना है। ओके, बहुत सारा मैसेज आया है कि मैम हम यूपीएससी का शुरुआत से तैयारी कैसे करें, मैंने ग्रेजुएशन कर लिया है तो कैसे करें। कोई बोलता है कि मैंने अपना इंटर कर लिया तो क्या मैं 12th के बाद से यूपीएससी स्टार्ट कर दूं। ठीक, पहला तो ये रहता है। तो अब पहले इसकी बात कर लेते हैं कि 12th कर लिए हैं तो कैसे यूपीएससी करेंगे। 1 मिनट का टाइम लगेगा, वीडियो को पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो या तो अगर ये आर्ट्स वाला है, ह्यूमैनिटी जिसका सब्जेक्ट है, तब तो ठीक है, अपना ये पढ़ेगा। मेरे नज़र में आप सबसे पहले आप अच्छे से ग्रेजुएशन कर लो। मैंने भी यही किया। बीच में आपको कोई कंपटीशन वाली चीज नहीं इंक्लूड करनी है। आप सबसे पहले अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कीजिए, क्योंकि अगर आप सेकंड या थर्ड आते हैं ना तो बहुत गंदा रहता है, आप और कोई एग्जाम नहीं फिल कर सकते हैं। और हम ये नहीं बात करेंगे कि यूपीएससी नहीं हुआ तो आप अच्छे मार्क्स आए रहेंगे तभी तो आप अदर में जाओगे, इसकी हम बात ही नहीं करेंगे। वो सब लोग इतना ज्ञानी है, सबको पता है। ठीक, तो कहीं ना कहीं इंटरव्यू भी तो देना है, सिर्फ पीटी और मेंस तो देना नहीं है। तो आपको अपना ये पोर्शन अच्छा रखना है कि हाँ मेरे इंटर में भी फर्स्ट आया, मेरा अच्छा मार्क्स है, मार्कशीट अच्छा दिखना चाहिए। ठीक है, और आपका ग्रेजुएशन में भी अच्छा दिखना चाहिए। ठीक, तो अगर इस बंदे का आर्ट्स है, मेरा तो मैं अपनी बात करती हूँ, मेरा आर्ट्स था तो मैं उस टाइम भी हिस्ट्री जियोग्राफी पढ़ती थी। और 8th-9th क्लास में मेरे पापा का भी यही ड्रीम था कि मेरे को ये चीज करना है। तो पहले उतना फोन ये सब चीज का नहीं था, सोशल मीडिया एक्टिव, तो नहीं आइडिया था कि अगर हम आर्ट्स साइंस ले, कोई भी चीज लें तो हम अपना फॉर्म भर सकते हैं और यूपीएससी या पीसीएस दे सकते हैं। दिमाग में ये था आर्ट्स लिए हैं तो हो जाएगा, मालूम ही नहीं था। मैंने आर्ट्स लिया तो आर्ट्स में भी वही सब चीज पढ़ना था, एसएसटी। फिर मैंने जब ग्रेजुएशन में अपना ऑनर्स लिया तो जियोग्राफी लिया, तो जियोग्राफी भी मैंने अच्छे से पढ़ा। तो उधर 2 साल पढ़ा, कहीं ना कहीं 10th भी सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ता है ताकि मेरा अच्छे मार्क्स आए। और फिर अपना मैंने ग्रेजुएशन में भी ठीक से पढ़ा, 3 साल इधर पढ़ा, यानी 6-7 साल अपना कहाँ जा रहा है, आर्ट्स एरिया में ही जा रहा है। और उसमें भी ग्रेजुएशन में भी 3 साल आपको एग्जाम होता है तो अच्छे से लिखना होता है, आंसर डायग्राम वगैरह बनाना होता है। फिर जब आपका ये चीज हो जाता है तब आप 1 साल टाइम लगाओ। तो अदर लोगों का कैसे एक ही अटेम्प्ट में वो टॉपर बन जाते हैं, तो उनका क्या है, जैसे वो अच्छे यूनिवर्सिटी से हैं, अच्छे कॉलेज से हैं, वो रोज रोज लेक्चर देख रहे हैं और वो कहीं ना कहीं आर्ट्स बैकग्राउंड के होते हैं। ठीक है, और जो और भी इंजीनियरिंग और मेडिकल वाले हैं वो भी निकालते हैं, लेकिन हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। अगर वो भी हैं तो वो भी अच्छे से लेक्चर को देख रहे हैं, उनका आइडिया है। बड़े बड़े जो कभी फंक्शन हुआ तो मिनिस्टर लोग हैं, कैसे फेस करना है, कैसे बोलना है, उनके पास वो सब स्किल्स हो जाता है। और 1 साल वो टाइम देते हैं अपना पीटी के लिए, मेंस के लिए। ठीक है, जैसे सबसे पहले हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि मैम मेरा ग्रेजुएशन हो गया तो अब शुरुआत कैसे करें। ठीक, सपोज आपका 2023 में ग्रेजुएशन हो गया। ठीक, सबको मालूम रहता है, ध्यान रखिएगा, लास्ट वीक मई का या फर्स्ट वीक जून का, यही महीना है मई और जून जिसमें यूपीएससी एग्जाम लेता है। ठीक, कोविड आया था तो कोविड के टाइम में वो मई से जून 28 या 15 या 28 जून को ऐसे ही एग्जाम था, तो वो 4 अक्टूबर को ट्रांसफर हो गया था। और सेकेंड कोविड वेव में उस टाइम भी ये प्रॉब्लम आया था 2021 में, तो उस टाइम भी एग्जाम हो गया था 10 अक्टूबर को। तो 2020 और 21 में ऐसा हुआ, बाकी आप देखेंगे तो मई या जून में ही एग्जाम लेता है यूपीएससी। ठीक है, तो अगर 23 के अगस्त या सितंबर में भी आपका फाइनल हो गया और आपका एज है तो आपके पास बचा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और इधर
जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 1 2 3 4 5 6 7 8, पूरे कितने 8 महीने। ठीक है, हम इस 8 महीना में मेंस को छुएंगे भी नहीं, नहीं आइडिया है मेरे को, मैंने अभी शुरुआत की है। ठीक है, तो हम क्या करें इन 8 महीनों में, अभी हम बताते हैं कि आपको 8 महीना में क्या करना है। सबसे पहले आपको सिलेबस देखना है। क्या देखना है? सिलेबस। बीच में थोड़ा इशू आएगा, उधर आप बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, मैं क्या कह रही हूँ, मैं सामने क्या लिख रही हूँ, उस पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, मैंने माइक लिया हुआ है डिजिटेक का, बट वो मेरे फोन में सपोर्ट नहीं कर रहा है। मैं कुछ दिनों के बाद कैमरा लेने वाली हूँ, फिर कोई इशू नहीं आएगा, बाहर बैंड बजे कुछ भी बजे फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आते हैं अपने टॉपिक पे। सबसे पहले सिलेबस में देखेंगे कि जो हमारा पीटी वाला एग्जाम होता है ना, जो हमारा पीटी होता है वो कितने मार्क्स का? 100। कौन सा? तो जीएस 200, जीएस पेपर 1। ठीक है, यानी जीके वाला। और एक होता है सी सेट एप्टीट्यूड टेस्ट, ये भी होता है 200 का। इसमें कितने क्वेश्चंस होते हैं? 100 क्वेश्चंस। यहाँ क्वेश्चंस मेरे से लिखा गया था 100, और इसमें कितने क्वेश्चन होते हैं? 80। ठीक, ये इसमें एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, और ये 80 वाले में एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है। तो अगर हम इसमें कट ऑफ अगर हमारा 100 चला जाता है, कट ऑफ जो है 100 चला गया, ठीक है, और आपका मार्क्स आ रहा है 101 या नेट 100 या 102, ठीक। और इस ये जो सी सेट वाला पेपर है जो सेकंड शिफ्ट में होता है, मैक्सिमम यही रूटीन है, 9:30 से जो सुबह का टाइम है 9:30 AM से 11:30 AM तक आपका पेपर 1 होता है जीएस वाला, और उसके बाद 2:30 PM से 4:30 PM तक हमारा होता है सीसेट वाला। ओके, तो ये वाला जो है 80 मार्क्स वाला सी सेट, इस सेकेंड पेपर, इसमें आपको 27 क्वेश्चन सही करने हैं, कैसे भी 27 क्वेश्चन अगर सही करते हैं, यानी आपको इसमें 33% पास होना अनिवार्य है, यानी 67 मार्क्स लेके आने ही आने हैं। 200 में कितने? 67। किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, सबसे पहले ये देख लेते हैं। और ये इतना जरूरी क्यों है, इसको छोड़ के आप ये क्यों बता रही हैं? इसलिए बता रही हूँ कि अगर आपका जीएस पेपर 1 में कट ऑफ से आप ऊपर भी चले गए, इसमें पास भी हो गए, और इसमें आपका 66 ही रह गया, ठीक, 57 ही रह गया, 59 ही रह गया, 67 लेके नहीं है, तो क्या होगा? सबसे पहले ये वाली कॉपी चेक होती है, फिर ये तो होगी नहीं, तभी तो पता चलता है कि कितने मार्क्स आए हैं। अगर आप इसमें पास नहीं होते हैं तो आप पीटी क्या हो जाएंगे? फेल। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है? ये सी सेट। जीएस में तो सबको मालूम है कि पेपर 1 में जीएस पढ़ना है आपका, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स वगैरह वगैरह। इसमें क्या पढ़ना है? तो अगर आप मैथ बैकग्राउंड से नहीं है तो इसमें आता है कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज दिया रहेगा और उसमें से बताना रहेगा कि एजम्पशन निकाले, जो मेन पूरा अवधारणा है वो बताइए कि आखिर इस कॉम्प्रिहेंशन का सार क्या है, मतलब क्या है, क्या तात्पर्य है, क्या कहना चाहता है लेखक, जो भी इसने लिखा है। तो इसका कभी दे देता है 21 क्वेश्चन, कभी दे देता है 26 क्वेश्चन। इस बार 26 क्वेश्चन थे, तो 26 दूनी 52, और कितने मार्क्स का है? 2.5 मार्क्स का है, ठीक। तो अगर ये भी जरूरी नहीं है कि एकदम एक्यूरेट सही ही हो जाए, बट इस पे मेरा कमांड है कैसे सॉल्व करना है, ये मैंने वीडियो में भी बता के रखा है। तो अगर मान के चले कि 20 भी मेरा सही हो गया तो ठीक है, इतने से तो मेरा नहीं हो जाएगा ना आपका पीटी, क्योंकि हमें कितने सही करने हैं? 27। मैथ के भी क्वेश्चन रहते हैं 30+, और कुछ कुछ मैथ वैसे होते हैं कि आप 10th में तो पढ़े हैं ना जी, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको प्रॉफिट लॉस ये सब की जानकारी होनी चाहिए। और कुछ क्वेश्चंस 20-25 होते हैं या 30 रीजनिंग के, ठीक। तो रीजनिंग में भी आपको कुछ कुछ कोडिंग डिकोडिंग वाला या फिर दे देगा ATM का मतलब है कि 6 9 3, तो फिर दे देगा MTA का मतलब क्या है?
और ऑप्शन में रहेगा। तो m का क्या मान रखा है 3, t का क्या रखा है 9 और a का क्या रखा है 6। और इस तरह के कुछ चीज होते हैं जो कोड देके कुछ और उसका दिया रहेगा, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। तो इसका क्या होगा, मतलब आपका कैसे भी टाइम वेस्ट हो, इतना आसान दे देता है कभी कभी। तो कुछ 3-4 यहाँ सही कर लिए, मैथ में 3-4 सही कर लिए, और अपने कमांड किस पे प्रैक्टिस कर लिए, कॉम्प्रिहेंशन पे। तो हम यहाँ सेफ जोन में आ गए। अब कोई किसी का ये अच्छा नहीं होता, मैथ बैकग्राउंड वाले होते हैं, इजीली मैथ रीजनिंग कर जाते हैं, सीसेट में नो दिक्कत। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका इसमें 200 में 198 तक आया रहता है, 150 आया रहता है, और इसमें 57, 61, 63 में आके अटक जाते हैं। इसको वैल्यू ही नहीं देते हैं, पीटी फेल। और पीटी फेल तो मेंस में जाने का आपको रास्ता बंद हो जाता है, मेंस में जाएंगे कैसे, यही फेल कर गए। तो हम अपना जीएस पेपर 1 में क्या क्या पढ़ना है, तो आपको हिस्ट्री पढ़ना है। सिलेबस में एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है मेंस की तरह कि हिस्ट्री में क्या क्या, इकोनॉमिक्स में यूनिट वाइज जैसे मेंस का बांटा हुआ है ना यूपीएससी ने सिलेबस, मैं उस पर भी बना दूंगी वीडियो, 1-2 वीडियो बना भी रखा है मैंने मेंस का। लेकिन जीएस पेपर 1 पीटी के लिए सिर्फ है कि भारत का इतिहास, ठीक है, फिर आपको पढ़ना है भारत की ज्योग्राफी और वर्ल्ड की ज्योग्राफी, वर्ल्ड मैप वगैरह ये सब, और फिर पॉलिटी वही भारत की राज व्यवस्था और पंचायती राज व्यवस्था, ये पढ़ना है आपको। फिर इकोनॉमिक्स, भारतीय इकोनॉमिक्स, और दिया दे रखा है गरीबी, ठीक, भारतीय अर्थव्यवस्था किस तरह की है वो, और गरीबी, ये सिलेबस है। फिर दे देगा करेंट अफेयर्स कि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय क्रम की जो भी घटनाएं हैं वो। फिर आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक। फिर और आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री में ही वहीं पे दे देगा भारतीय इतिहास, कला, संस्कृति वगैरह। तो हो गया हमारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करेंट अफेयर, साइंस एंड टेक। और कुछ बच गया तो इन्वायरमेंट, पर्यावरण। तो मैक्सिमम आपको इसी पे कमांड करना है। हो सकता है किसी को पॉलिटी अगर वो शुरू से स्टार्ट करता है तो ये इस पे कमांड हो जाए, इस पे कमांड हो जाए, इस पे कमांड हो जाए, बाकी ये सब चीज पे उसका कोई कमांड ही नहीं है। तो आपको ये तो बहुत अच्छा करना पड़ेगा ना करेंट अफेयर्स। ये भी मैंने बताया है करेंट अफेयर्स को कैसे पढ़ना है कि कभी टेंशन ना हो। ये सभी को किस तरह से पढ़ना है मैंने वीडियो बना के रखा है, बट मैं यहाँ बता दूंगी आपको। और ये सब कैसे पता चलेगा कि कहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपको पीवाईक्यू देखना है 10 साल का, ठीक है, 10 इयर्स का पीवाईक्यू देखना है। तो हम शुरुआत कैसे करें मैम, मैंने बताया ना कि ग्रेजुएशन करने के बाद कितने बच रहे हैं, 8 महीने बच रहे हैं। तो आपको कम से कम 1 महीना लग जाएगा सिर्फ सिलेबस समझने में। किसी को 2-3 महीना लग जाता है, वो बार बार 1-2 महीना मोटिवेट रहते हो, फिर से वो सिलेबस वीडियो देखते हैं, क्या पढ़ना है आखिर, एक बार और देख लेते हैं, ठीक। फिर आपको 1 महीना लग जाएगा एक एक सब्जेक्ट का पीवाईक्यू देखने में। आप दृष्टि का देख सकते हैं, किसी भी अनअकैडमी का देख सकते हैं, अगर जो अच्छे से एक्सप्लेन किया हो कि शुरुआत में वो क्या करते हैं दृष्टि वाले, मैंने तो उन्हीं का देखा था कि आखिर पढ़ना क्या है और पीवाईक्यू क्या है, ठीक, वो बताते हैं पहले 40 मिनट में कि किस किस कोर एरिया से, या जैसे ऐसे बॉक्स बना रहेगा इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, और यहाँ साल बना रहेगा कि 2019 में सपोज 15 क्वेश्चन है, 2020 में 20 है, 2021 में 17 कर दिए। तो इस तरह से पता चलता है कि आखिर कितने के एवरेज में ये रहता है यूपीएससी हर सब्जेक्ट के लिए। तो पहले ये बताते हैं, फिर जिस सब्जेक्ट के वो एजुकेटर हैं या टीचर हैं, तो अब वो बताएंगे कि इकोनॉमिक्स में इन्फ्लेशन, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये सभी कोर एरिया आरबीआई से कितने तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है और कितना पूछ रहा है, और उसके अकॉर्डिंग हम जिस तरह का क्वेश्चंस बनाता है यूपीएससी, उसके अकॉर्डिंग हम चैप्टर वाइज पढ़ लेते हैं, तो हमारा कंप्लीट हो जाता है। फिर हम
अब जब ये सब चीज समझ लिए, और साथ में ये नहीं है कि एक महीना खाली हमको यही पढ़ना है, फिर एक महीना खाली यही पढ़ना है। इसमें आपको रोज रोज कोई कोई 2 सब्जेक्ट ले लेना है या 3। ये नहीं कि पहले एक महीना में पॉलिटी देखेंगे, एक दिन में एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, अलग अलग, ताकि आपका माइंड फ्रेश रहे। आप पॉलिटी ले लिए, ठीक है, अपने संविधान को जानना है, क्योंकि उसी की वजह से हम आज़ादी से हमको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है आर्टिकल 16 के अकॉर्डिंग, कि हाँ हम फॉर्म फिल कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। ठीक, सब चीज़ तो हमें संविधान ने दे रखा है, तो उसको तो पढ़ना है। और साथ में ज्योग्राफी उठा लिए कि जिस धरती पे है उस धरती को भी तो समझना है। आज धूप है, कल बादल है, आखिर ये सब चीज क्यों हो रहा है, मौसम कैसे बनता है, वर्षा कैसे होती है, ये सभी चीज तो बीच में थोड़ा वो उठा लिए। और आज के प्रेजेंट टाइम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, इन्वायरमेंट, पॉल्यूशन वगैरह हो रहा है, तो हम इन्वायरमेंट को भी साथ में ले लेंगे, तो थोड़ा माइंड रिफ्रेश रहेगा। और आपको पूरे 8 महीना में डेली करेंट अफेयर्स पढ़ना है। तो क्या हम न्यूज़पेपर पढ़ना चालू कर दें? तो मन है तो आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़िए, हिंदी पढ़िए, बस आपको एक लत लगना चाहिए कि हाँ मैं न्यूज़पेपर पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ। जरूरी नहीं है द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, बिजनेस लाइन यही पढ़ेंगे तो हम यूपीएससी वाले कहलाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं तो हिंदी वाला ही पढ़ती थी, और अभी और जब थोड़ा आप इसमें आ जाते हो, 1-1.5 साल हो जाता है, और आप टीचर्स लोग का द हिंदू, बिजनेस लाइन का आप एडिटोरियल का वीडियो देखते हो, तो फिर ना आइडिया लग जाता है पढ़ने का। तो मेरे एरिया में तो वो द हिंदू पेपर नहीं मिलता, आपके यहाँ मिलता है तो आप लेके आओ, शुरू हो जाओ। इंग्लिश मीडियम वाले हो तो और आसान हो जाता है, उसमें कुछ कुछ मीनिंग आपको समझ में नहीं आएगा, उस मीनिंग को डिक्शनरी कर लो। मेन मतलब ये है कि आपको न्यूज पढ़ने का लत लगाना है, ताकि ये जो करेंट अफेयर्स वाला एरिया है ना आपका क्लियर हो जाए। और करेंट अफेयर्स में कोई गवर्नमेंट कर क्या रही है, देश में चल क्या रहा है, यही तो आके जब आईएएस बनेगे, एसडीएम बनोगे, तो जिला में आके करेंट के मुद्दे जो है वही तो सॉल्व करोगे। तो नशा तो लगना चाहिए ना, लत लगना चाहिए ना, कि करंट अफेयर्स को कैसे डील करना है, चल क्या रहा है देश में, तभी तो सभी चीजों को समझोगे, नेशनल इंटरनेशनल की पॉलिटी लेवल पे, रसिया यूक्रेन वॉर, सब चीज को आपको अच्छे से समझना है। तो इसको समझने के लिए आपका स्टैटिक ठीक होना चाहिए कि हमारा नेपाल के साथ कैसा रिश्ता है, यूएसए के साथ, श्रीलंका के साथ, सऊदी के साथ कब से रिश्ता स्टार्ट हुआ। तो जाहिर सी बात है सब आज़ादी के बाद, कुछ कुछ आज़ादी से पहले का भी है जिन्होंने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, जैसे रसिया है। तो ये सब चीज़ हम पहले धीरे धीरे करके सब जानेंगे। और जैसे जैसे आप ये सिलेबस और पीवाईक्यू देख लोगे ना, और 1-2 सब्जेक्ट में हाथ डाल लोगे, ठीक, मेरे पास तो कोचिंग ही नहीं है और मेरे पास कोई सी चैनल का सब्सक्रिप्शन भी नहीं है, तो हम क्या करें। ठीक, आप अनअकैडमी का या जो भी चैनल आपको ठीक लगे, उस टीचर की बातें आपको समझ में आ रही हैं। तो मैं तो अनअकैडमी से पढ़ती थी, तो मेरी मैम थी पॉलिटी के लिए ललिता मैम। पॉलिटी के लिए कौन सी मैम? ललिता दहिया मैम, ललिता मैम। इनका एक आरंभ सीरीज, आप सिर्फ यूट्यूब पे लिखोगे ना आरंभ सीरीज बाय ललिता मैम या पॉलिटी बाय ललिता मैम, तो पूरे 106 या 107 लेक्चर हैं। वहाँ संविधान कैसे बना, मतलब सारा एक एक टॉपिक है बहुत अच्छे से। फिर आप सर्च करना पॉलिटी एमसीक्यू बाय ललिता मैम, तो बस 22 एमसीक्यू है। इतने अच्छे से मैम ने एक्सप्लेन किया है कि अगर एक बार जिसने ये चीज देख लिया है ना कॉन्सेप्ट वाला, और वो सॉल्व करे, उसमें पीवाईक्यू है बहुत सारा यूपीएससी का, कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जो मैम ने बना रखा है। फिर यूपीपीएससी का, जो यूपीएससी पहले ऑप्शनल में ऑब्जेक्टिव पूछता था, बाद में सब्जेक्टिव कर दिया, वो सब चीज का तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। जियोग्राफी मैंने कहाँ से पढ़ा, तो नवीन तंवर सर से, नवीन तंवर या नवीन सर आरंभ सीरीज, तो वो भी आ जाता है, 2021 में पढ़ाया था, लेटेस्ट वीडियो है। इन्वायरमेंट भी, और मैं ना बीच बीच इंग्लिश वाले टीचर लोग को भी देखती थी। किंजल चौधरी सर को मैंने देखा, पूर्वा मैम हिंदी की हैं वो भी देखा, विरोनिका मैम को देखा, स्टडी आईक्यू के बहुत सारे करेंट अफेयर्स तो मैं अभी भी देखती हूँ, पाथ फाइंडर जो महिपाल सर का है वो भी देखती हूँ, राजू सर से इकोनॉमिक्स देखा, आकाश मलिक सर से देखा,
PT 365 आशीष मलिक सर से देखा। तो ये ना आप जैसे एक पे आपको ट्रस्ट हो गया ना कि हाँ ये मेरे को अच्छे से समझा रही है या समझा रहे हैं और मेरा PYQ के अकॉर्डिंग सब चीज चल रहा है UPSC लेवल का, तो बस आप सेट हो जाएंगे। और 5-6 महीना आप प्ले लिस्ट में जाके एक एक चैप्टर को पढ़िए, जो चीजें नहीं याद हो रही हैं उसको रफली उसी टाइम लिखते जाइए वीडियो पॉज करके। PDF के चक्कर में कभी मत पड़िएगा, तो आपका ये चीज अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। आप इतना कर लेते हो ना, ट्रस्ट में आपको 5-6 महीने के बाद ना आप मुझे गाइड करने लगोगे कि मैम ये तो इसमें ऐसे पढ़ना होता है, इसको ऐसे कीजिएगा तो इसको और अच्छा हो जाएगा। और साथ में तो अपना टेलीग्राम चैनल है ही जहाँ मैं क्वेश्चंस डालती हूँ ताकि आपका प्रैक्टिस हो। तो बहुत सारे, अगर मेरे टेलीग्राम चैनल में 300 प्लस लोग हैं तो उसमें से 50 या 100 ही इंग्लिश मीडियम वाले होंगे, बाकी हिंदी वाले और कुछ BPSC वाले। तो मैंने BPSC के लिए भी अलग चैनल बना रखा है और UPSC वालों के लिए अलग। तो आपकी जहाँ मर्जी वहाँ आ जाओ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, BPSC वाला भी और UPSC वाला भी, तो आप उसमें आ जाइएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि GS पेपर 1 कैसे करना है, GS पेपर 2 कैसे करना है, एक एक सब्जेक्ट में कैसे पढ़ना है। तो वो सारा चीज मेरे आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे वीडियो बना रखा है मैंने, और मेंस पे भी 2 वीडियो बना रखा है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बाकी जिस तरह की आपकी नीड होगी कि हाँ अब मेरे को ये चीजें समझ में नहीं आ रही, मैम से बोल देते हैं, तो आप मुझे मैम बोलो, दीदी बोलो, प्रीति बोलो, कुछ भी बोलो, मैं भी एस्पिरेंट हूँ। बस ये है कि मुझे 3 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, अब मेरे को इसमें कोई टेंशन नहीं रहता है। मैं अच्छा से, मुझे लगता है कि हाँ मैं सामने वाले को समझाने में समर्थ हूँ और समझा देती हूँ। तो आप मेरे को बोल सकते हैं तो मैं वीडियो बना दूंगी। तो उम्मीद करते हैं कि अभी तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमें तैयारी कैसे करनी है। फिर आपको ना सबसे ज्यादा किस पे ध्यान देना है, इस CSET पे, इसको भी डेली ध्यान देना है। और सेम इसी की तरह जब आप मेंस में जाते हो तो हिंदी और इंग्लिश आपको अनिवार्य होता है पास करना। हिंदी भी 300 मार्क्स का होता है और इंग्लिश भी 300 का। जो GS पेपर होता है ना, 9 पेपर 7, बाकी ये सब अलग अलग सब्जेक्ट के, तो उसमें से 2 पेपर कंपलसरी होता है। इसमें 33% पास होना अनिवार्य है। इसमें भी अगर आप GS पेपर 1, 2, 3 में पास भी हो गए ना, कट ऑफ से ज्यादा ला दिए, तो वो उससे मतलब नहीं है, आपको ये हिंदी और इंग्लिश वाले में पास होना जरूरी है। तो आपको साथ में ये भी पढ़ना है, हिंदी ग्रामर, ऐसे लिखना, मतलब आपको बेसिक चीज आना चाहिए। अब ये नहीं कि अगर हमारा PT हो गया ना, अभी 16 जून को PT था, 19 दिन में रिजल्ट आ जाता है, तो आपका जुलाई, अगस्त, सितंबर में एग्जाम ले लेता है। 2 महीना आप मान के चलिए टाइम मिलता है। 2 महीना में आप ये वाला कंप्लीट करेंगे या रिवीजन करेंगे, GS पेपर 1, 2, इथिक्स वगैरह सब कुछ, या ऐसे राइटिंग करेंगे, क्या करेंगे आप, ऑप्शनल करेंगे। तो आपको शुरुआत से साथ में इसको भी लेके चलना है कि जब हम मेंस लिखेंगे, आपको तैयारी दिमाग में क्या रख के चलना है कि मैं PT भी निकालूंगी, मेंस भी और इंटरव्यू भी। ये नहीं कि चलो पहले देख लेते हैं, PT निकाल के हो जाएगा तो फिर मेंस भी कर लेंगे। तो कसम से अगर आपका 8 महीने में PT बढ़िया हो गया ना और आपका अगले साल निकल भी गया, तो आपका मेंस नहीं निकलेगा। एकदम सीधी बात है, निकलेगा ही नहीं, असंभव है। निकल भी गया तो यू आर वेरी लकी इन दिस वर्ल्ड, ठीक है। और फिर आपको इंटरव्यू हो सकता है वो ना निकले, फिर तो अगले साल PT दोगे ना, फिर PT दोगे, फिर 6 महीना का टाइम बचेगा, क्योंकि फाइनल रिजल्ट आने में आपको थोड़ा टाइम लग जाता है। अप्रैल, मार्च, लास्ट मार्च या अप्रैल का फर्स्ट वीक लग जाता है। फिर अप्रैल, मई, जून, फिर वही 2 महीना। तो उस 2 महीना में PT रिवीजन करोगे कि मेंस रिवीजन करोगे? इसीलिए आपको साथ में लेके चलना है PT और मेंस, ताकि अगर मेरा PT निकल गया तो मेरा मेंस ना रुके, ठीक है। और किसी तीसरे का नहीं सुनना है कि वो क्या कर रहा है, वो कैसे कर रहा है। आप क्या कर रहे हो, आपके पास सिलेबस है UPSC का। UPSC सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ पढ़ने वालों के लिए, तो सबका है, आपका अधिकार है। अच्छे से पढ़ो, एग्जाम निकालो, खुद जो अच्छे अच्छे लोग होते हैं ना, वो आपके पास आने लगेंगे कि तुम कैसे कर रहे हो भाई, कर क्या रहे हो कि तुम्हारा एक बार में निकल गया। वो आपके पास आएंगे, आपको जाने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो आप अपना मालिक खुद हो,
किसी का ना सुनो, बस अपना सुनो और अपने अकॉर्डिंग काम करो। पीवाईक्यू देखो, सब कुछ फोन पे अवेलेबल है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, क्या चीज़ें समझ में आई या नहीं आई ये भी बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।